हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके गुरु अमन। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, उनको आज हम इसमें वन लाइनर के थ्रू पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक एक वन लाइनर को पढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को और हम समझते हैं एक एक क्वेश्चन को वन लाइनर के थ्रू। आइए दोस्तों, एक एक नंबर से हम सारे 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं वन लाइनर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है दोस्तों, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है रक्त का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तीसरा प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेप्स जो है वो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आइए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसका निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। आइए, टॉप 50 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। आगे छठवां नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं WBC, का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। किससे रक्षा करना? तो रोगों से रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग त्वचा। हम कई बार इस टॉपिक को रिपीट करते हैं दोस्तों। अगर आप मन से, ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में यह टॉपिक बार बार सुनने के कारण मन में बसते चले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में बात करें तो कैल्शियम दोस्तों हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। हमारी हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि आंखों का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। आंखों का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो रेटिना आंखों का वह भाग होता है जो प्रकाश के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रक्त का तरल भाव, मतलब द्रव जो है रक्त का भाव, वो क्या कहलाता है। तो द्रवित भाव जो रक्त का है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो रक्त के तरल भाव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों विटामिन से रिलेटेड है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। इसी के कारण रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या हो गया? रक्त का थक्का जमना। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है।
अगला प्रश्न कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न इसी तरीके से कह रहा है कि सामान्य मानव की नाड़ी दर, मतलब दिल की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार मानव का हृदय धड़कता है, जिसे नाड़ी दर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भोजन का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है? मुंह से भोजन का पाचन शुरू होता है। अगला प्रश्न इसी तरीके से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दांतों का इनेमल। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। बस इतना ही कहूंगा, अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि शरीर का संतुलन नियंत्रण, बैलेंस जो होता है वो कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। इसके द्वारा मनुष्य के शरीर का संतुलन या नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न कहता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इस ग्रंथि को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन का हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अगला प्रश्न कहता है पौधों का हरा रंग किस वजह से होता है? तो पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल नामक ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न इसी के साथ क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम नामक ऊतक करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। और ये ऊतक पाया कहाँ जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये ऊतक कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है जाइलम। तो याद रखना, जा से जाइलम, जा से जड़, जड़ में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे कह रहा पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। और आगे दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो याद रखना, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है। बांस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बम्बू। यह है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो फूल में अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित होता है। आइए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखना, पौधों में गैस का जो आदान प्रदान है वो रंध्र में होता है। रंध्र किसे कहते हैं दोस्तों? ये होते हैं छिद्र। क्या होते हैं दोस्तों? छिद्र होते हैं पौधों में, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा जिसे हम रंध्र कहते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि बीज में भोजन मुख्य रूप से किस रूप में संग्रहित होता है? बीज में भोजन मुख्य रूप से किस रूप में संग्रहित होता है? तो याद रखना दोस्तों, बीज में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। बीज में भोजन
स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न कहता है कि रेगिस्तान पौधों की पत्तियां किस रूप में परिवर्तित होती हैं? तो याद रखना, रेगिस्तानी पौधे की पत्तियां कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बीजपत्री पौधों में कितने बीज पात्र होते हैं? तो याद रखना, एक बीजपत्री पौधों में एक बीज पात्र होता है। अगला प्रश्न कहता है कि द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो याद रखना, द्विबीजपत्री में मुख्य जड़ें पाई जाती हैं। अगले प्रश्न के पास चलते हैं, आइए। अगला प्रश्न कहता है कि किस जीव को कृषक मित्र के नाम से जाना जाता है? तो केंचुए को कृषक मित्र के नाम से जाना जाता है। केंचुआ जो होता है दोस्तों, कृषक मित्र के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों फ्लोएम पाया जाता है पत्तियों में। फ्लोएम कहाँ मिलता है? पत्ती में। और जाइलम दोस्तों कहाँ मिलता था? जाइलम मिलता था जड़ों में। आगे दोस्तों देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों हम कहते हैं पुंकेसर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टैमेन। इंग्लिश में इसको स्टैमेन कहा जाता है। पुंकेसर या इंग्लिश में इसको स्टैमेन। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पुरुष फूल का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? मादा जनन अंग, उसमें था नर जनन अंग, इसमें मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को दोस्तों कहते हैं हम वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं पिस्टिल। इंग्लिश में पिस्टिल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो कहता है कि बीज का अंकुरण, यहाँ दोस्तों बी हो गया है, यहाँ हो जाएगा बीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीज। बीज का अंकुरण कहाँ होता है? तो बीज का अंकुरण याद रखना भ्रूण में होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियो। बीज का अंकुरण कहाँ होता है? भ्रूण में। इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियो। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना, जड़ का मुख्य कार्य होता है पानी एवं खनिज का अवशोषण करना। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी एवं खनिज का अवशोषण करना। अगला है पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना एवं गैसों का आदान प्रदान करना। भोजन बनाना एवं गैसों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। कैसा, कहाँ से होता है? तो याद रखना तने के द्वारा होता है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तने के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगला प्रश्न क्या कहलाता है? अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो याद रखना, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कहलाता है? नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है।